जय हिंद दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल कृष्णा फाउंडेशन के अंदर एक बार फिर। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 9th की, ये हमने एसएसटी स्टार्ट की थी और अब ये क्लास होने वाली है आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास 1 यूनिट आपकी जो 4 है उसमें से पढ़ेंगे हम उसको। ठीक है, तो यूनिट 4 में हमने क्या कहते हैं क्लास 9th की इकोनॉमिक्स खत्म करने वाले। ज़्यादा नहीं, 4 से 5 चैप्टर है इसके अंदर, बहुत ही आसान चैप्टर्स है। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो ये क्लास 9th की एसएसटी ख़त्म कर रहे थे हम। ठीक है, तो अब हमारे क्या कहते हैं, अगर आपको पूरा का पूरा कोर्स है, पूरा का पूरा कोर्स का एक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सामने आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा, उसको स्कैन करना है और आपको 9278032677 पे पेमेंट करके 21 रुपये की अपने पेमेंट की हिस्ट्री भेजनी है हमें। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे ही आपने क्या कहता है इस पर 21 रुपये की पेमेंट करी, 9278032677 इस पर आपको क्या कहते हैं पेमेंट करके क्या कहते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर, इसी नंबर पर आपको हमें अपना स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे ही आप क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट भेजते हैं, आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, पीडीएफ नोट्स, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन, माइंड मैप, रिकॉर्डेड लेक्चर, वन टाइम पेमेंट एंड मेरी पर्सनल गाइडेंस विथ। ठीक है, तो इतना कुछ मिलने वाला है और वो भी पूरे साल भर आपको मिलेगा। ठीक है, जिससे क्या हो, आपको आगे जाके किसी भी तरह की परेशानी ना हो और हमसे पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरीके की क्या कहते हैं कुछ भी क्लासेस दूसरी अदर अटेंड करने की जरूरत नहीं। हमारे क्लास नोट्स, पीडीएफ नोट्स बहुत सफिशेंट है आपके लिए। ठीक है, अब हमसे क्यों पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि हम मेरी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उस व्यक्ति जो पढ़ा रहा है उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए आपकी। मैंने ग्रेजुएशन किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीजी कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ फ्रॉम एमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। 5 ईयर एक्सपीरियंस है मुझे किसका, मतलब टीचिंग प्रोफेशन का। ठीक है, अगर आप हमारे अदर कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अपने दोस्त को, महिला मित्रों को शेयर कर दीजिएगा वीडियो। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 पालमपुर अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी, स्टोरी ऑफ अ पालमपुर विलेज। उसका ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सामने आपको पालमपुर दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर को समझने के लिए ना पालमपुर की एक स्टोरी दे रखी है। ठीक है ना, उसके बारे में कुछ दे रखा था। ठीक है, तो उसके बारे में क्या क्या दे रखा है उसको हम समझेंगे, फिर आगे जाके इन्हीं जो हमने पढ़ा है उससे क्या सीखा और उनकी क्या कहते हैं अच्छी तरीके से उस चैप्टर को और अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। आधारभूत देखो पालमपुर जो है उसकी आधारभूत संरचना क्या है। आधारभूत संरचना का मतलब ये होता है, आधारभूत संरचना किसी भी जगह की आधारभूत संरचना क्या होती है। वहाँ पे स्कूल है कैसा है, कॉलेजेस कैसे, वहाँ पे हेल्थ सेक्टर कैसा है, वहाँ पे क्या कहते हैं विद्यालय कैसे है वहाँ पे आपके, और वहाँ पे हॉस्पिटल कैसा है, वहाँ पे सड़कें कैसी है, उनको बोलते हैं सारी की सारी क्या। ठीक है, आधारभूत संरचना। देखो इस गाँव में एक हाई स्कूल है 10वीं तक और 2 प्राथमिक स्कूल है। प्राथमिक स्कूल मतलब जो 5वीं तक पढ़ा जाते हैं, एक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी अस्पताल। ठीक है, पालमपुर की बात कर रहा हूँ। आसपास के पड़ोस के गांव कस्बों से सड़कों द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो आसपास के जोड़ है क्या कहते हैं आपके जो गांव है वो कस्बे हैं वो क्या कहते हैं सड़कों से द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ की मुख्य क्रिया क्या है, यहाँ की मुख्य क्रिया क्या है, कृषि है। ऑब्वियसली बात है, गाँव की बात हो रही तो कृषि होगी। गैर कृषि कार्य भी है, जैसे कि वहाँ पे क्या कहते हैं बहुत सारे लोग कृषि के अलावा बहुत सारे भी गैर कृषि कार्य भी करते हैं, जैसे कि डेयरी होगी, लघु स्तरीय निर्माण हो गया, दुकानदारी हो गया और परिवहन हो गया। ठीक है, भूमि वितरण, और वहाँ की जो भूमि है उसका वितरण कैसा है उसको समझ लेते हैं, मतलब किस तरीके की वहाँ की भूमि है। ठीक है, कुल यहाँ पे 450 परिवार है। ठीक है, जिसमें से 150 परिवार भूमिहीन है और 220 परिवारों के पास छोटे भूमि के टुकड़े, छोटे छोटे भूमि के टुकड़े। ठीक है, 60 परिवार मध्यम और बड़े किसान हैं। ठीक है, मध्यम और बड़े किसान समझते हो जिनके पास अच्छी खासी पैसा है। इसमें से आपके 240 और उसके अलावा 240 लोगों के पास अपनी छोटे छोटे भूमि के टुकड़े हैं और 150 के पास क्या कहते हैं आपके क्या है भूमिहीन है, मतलब इनके पास किसी भी तरह की भूमि नहीं है, वो दूसरे के खेतों पे जाके काम करते हैं या फिर दूसरी क्रियाकलाप करते हैं। कुल इसमें कितने हैं, 450 परिवार है। ठीक है, श्रम, अब वहाँ के लोग किस तरीके से पैसा कमाते हैं वो समझना। बड़े किसान अपने लाभ में से छोटे और भूमिहीन मजदूरों को ऋण देते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े किसान हैं कितने, मतलब कि 60 परिवार ऐसे जो क्या बड़े किसान और मध्यम परिवार, ये क्या करते हैं, इनके पास जो जितना भी लाभ होता है खेती बाड़ी से, ये छोटे और भूमिहीन किसान जो छोटे छोटे परिवार जो हैं, ये 240 लोगों को और 150 लोगों में से उनका क्या करते हैं ऋण प्रदान करते हैं, उनको क्या करते हैं पैसे देते हैं। भूमिहीन मजदूर दैनिक वेतन पर काम करते हैं। जो इनके पास 150 परिवार जो है जिनमें से क्या कहते हैं भूमिहीन नहीं, इनमें से बहुत सारे लोग क्या करते हैं दैनिक जीवन पर वेतन पर काम करते हैं। भूमिहीन दैनिक मतलब कि रेगुलर वेजेस पर काम करते हैं, कहीं पर भी काम कर सकते हैं, चाहे किसी की दुकान पर चाहे किसी के खेत में। ठीक है, समझ आ गया आपको।
उत्पादन, देखो उत्पादन का संगठन, देखो किसी भी आपको अगर मार्केट कोई भी उत्पादन करना है तो आपको 4 चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए आपको? 4 चीज़ें होती है, श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यमिता, जिसको हम बोलते हैं मानव पूंजी। भूमि चाहिए, देखो मान लो अगर आपको फसल उगानी है तो आपको भूमि चाहिए होगी, ठीक है। श्रम चाहिए होगा, श्रम मतलब समझते हैं वहाँ पे काम करने वाले लोग चाहिए होंगे। पैसा चाहिए होगा कच्चा माल खरीदने के लिए, जैसे कि आपको खाद और बीज उर्वरक खरीदने के लिए। मानव पूंजी, मानव पूंजी समझते हो, क्या कहती है, उस पूरे के पूरे खेत को मैनेज करने के लिए एक इंसान चाहिए होगा, ठीक है। तो उत्पादन के संगठन कौन कौन से होते हैं? आपको 4 होते हैं, भूमि, श्रम पूंजी और मानव पूंजी। ये कहीं भी किसी भी तरीके का उत्पादन करना है, चाहे आपको खेती बाड़ी करनी हो, चप्पल बनानी हो, चाहे आपको क्या कहते हैं किसी भी तरीके का उत्पादन करना हो, ठीक है, तो आपको इन 4 चीज़ें चाहिए होती है, भूमि, श्रम पूंजी और उद्यमिता, या इसको दूसरा नाम होता है मानव पूंजी, ठीक है। अब देखो यहाँ के लोग जो उत्पादन करते हैं, खेती बाड़ी से जो उत्पादन होता है उसका क्या करते हैं, कुछ उत्पाद रायगंज एक जगह है, ठीक है, कि मंडी में बेचे जाते हैं, कुछ उत्पाद अपने प्रयोग के लिए रखे जाते हैं, और कुछ जो उत्पादन यहाँ पे होता है अपने पास रख लिए जाते हैं। अर्जित आय को पुनः कृषि में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान के चलो खेती बाड़ी से 100 टन भूमि का वो हुआ, 100 टन हुआ, जिसमें मान के चलो कुछ लोग तो क्या कहते हैं मंडियों में जाएंगे रायगढ़, वहाँ बेच देंगे। 100 टन में से 50 मतलब 50 टन अपने वहाँ रख लिया, 50 टन क्या कर लेंगे, मान के चलिए अपने प्रयोग के लिए रख लिया, ठीक है। और जो आय होती है ना उसको वो कहाँ लगा देते हैं, कृषि में प्रयोग कर देते हैं, मतलब कि खेती बाड़ी में प्रयोग कर देते हैं दोबारा से। इससे जो कृषि, क्योंकि यहाँ की जो मुख्य क्रिया वो क्या है, यहाँ के लोगों की मुख्य आर्थिक क्रिया कौन सी है, कृषि ही तो है। समझ आ गया? ठीक है। अब देखो हरित क्रांति हुई, हरित क्रांति समझते हो? हरित क्रांति का मतलब होता है बड़े स्तर पर क्या कहते हैं हरित क्रांति का मतलब होता है बड़े स्तर पर क्या कहते हैं आपके HYV वीड्स का प्रयोग, आगे जाके पढ़ाने वाला हूँ उसको। हरित क्रांति तो पालमपुर गाँव पर क्या प्रभाव पड़ा, अधिक उपज वाले बीज का प्रयोग किया गया, हमें कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, उर्वरक का प्रयोग किया गया, सिंचाई व्यवस्था का प्रयोग किया गया। जैसे मान के लो पहले जो परंपरागत कृषि हुआ करती थी 1960 तक की बात कर रहा हूँ मैं, तो 60 के दशक तक की बात कर रहा हूँ, वो पुरानी तकनीक द्वारा आती थी, वही पुरानी तकनीक, ठीक है ना। 1960 में क्या हुआ है, कैसा परिवर्तन आया, ठीक है ना, जो बाहर के देशों में कैसे की तकनीक हमने ली, इसमें क्या होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज, मतलब कि अनुवांशिक रूप से उच्च उत्पादकता वाले हमने बीज खरीदे, जिनकी अगर मान के चलो इनकी खासियत क्या होती है, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं HYV, हाई यील्डिंग बीड्स। अगर मान के चलिए अगर आपने इनको क्या कहते हैं किसी क्षेत्र में उगाया, अगर मान के नॉर्मल बीज एक बीज में 4 दाने आ रहे हैं तो दूसरे में कितने आएंगे, एक बीज में 8 दाने आएंगे। समझने का समझ पा रहे हो इनकी क्या। अब इनको उगाने के लिए आपको क्या कहते हैं कीटनाशक का ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता है, उर्वरक का ज़्यादा प्रयोग करना, और पानी ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। अभी से पता है कोई भी इंसान ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा खाने की जरूरत भी पड़ती है, इसी तरीके से बीज भी है, ठीक है। यहाँ पे पालमपुर के बारे में पढ़ा अंग्रेजी में, हरित क्रांति का प्रभाव किया, वहाँ पे अधिक उपज वाले बीज यूज़ किए, कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, उर्वरक का प्रयोग किया गया और सिंचाई व्यवस्था का प्रयोग भी किया गया। समझ आ गया? अब थोड़ा अंग्रेजी में समझ लेते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। आपको शायद दिख रहा होगा, एक बार देख लेता हूँ स्क्रीन पर। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पालमपुर गांव का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो कैसा है, वेल कनेक्टेड रोड्स टू द नेबरिंग विलेज टू द टाउन्स। यहाँ के जो छोटे छोटे नेबरिंग विलेजेस है वो टाउन से जुड़े हुए हैं, किससे, रोड से, ठीक है। प्राइमरी स्कूल्स है, प्राइमरी स्कूल समझते हो, 1 से 5 कक्षा 1 से 5वीं तक, और 1 हाई स्कूल है, हाई स्कूल समझते हो 1 से 10वीं तक। 1 गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, मतलब कि एक सरकारी प्राथमिक केंद्र जहाँ पे क्या कहते हैं खांसी जुकाम फोड़ा फुंसी की दवाई मिलती है। और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है, प्राइवेट डिस्पेंसरी समझते हो जहाँ पे प्राइवेट लोग मतलब कि अपनी जो पैसा खर्च करके अपना इलाज करा सकते हो। टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, यहाँ के लोग जो क्या कहते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, मतलब कि जो क्या कहते हैं आपकी पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, 2 तरह की एक्टिविटी करते हैं। एक तो फार्मिंग एक्टिविटी, ये क्या है मेन एक्टिविटी, यहाँ के लोग ज़्यादातर लोग क्या करते हैं फार्मिंग करते हैं। कुछ लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ मिलेंगे जैसे कि डेयरी, शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, SMU बोलते हैं इसको। समझ आ गया? ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में देख लीजिए, यहाँ पे लोग क्या कहते हैं 150 फैमिलीज हैं
डेढ़ मतलब कि यहाँ पर टोटल जो फैमिलीज है कितनी है, 450 फैमिलीज है, 450 फैमिली, जिसमें से 150 फैमिलीज के पास क्या लैंड लेस है, उसके बाद कोई भी भूमि नहीं है, वो खेती नहीं कर पाते, कहीं दूसरी जगह काम करते हैं, दूसरा काम करते हैं, ठीक है। 240 फैमिलीज के पास क्या है, स्मॉल लैंड्स है, छोटे छोटे लैंड्स है। 60 फैमिलीज क्या है, मीडियम है, ठीक है। 60 फैमिलीज मीडियम में समझते हो, जिनके पास क्या है, मतलब कि जो ये मीडियम या रिच बोल सकते हैं उनको, कंपैरेटिवली 150 और 240 फैमिली से, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 450, ठीक है। यहाँ की लेबर देख लीजिए, बिग फार्मर्स गिव लोन्स टू द स्मॉल एंड लैंडलेस लेबर्स। जो बिग फार्मर्स हैं, जो 60 जो फैमिलीज़ के जो क्या कहते हैं फार्मर्स है, यहाँ से क्या करते हैं, छोटे जो फार्मर्स हैं जिनके पास लैंडलेस है, कितनी लैंडलेस फैमिलीज हैं यहाँ पे 150, यहीं के जो किसान जो होते हैं उनको क्या करते हैं, लोन देते हैं, है ना। दे गिव लैंड ऑल्सो टू वर्क ऑन लैंडलेस लेबर, वर्क ऑन द डेली वेजेस, ठीक है। और जो ये क्या कहता है, ये जो क्या कहते हैं, आप जो बिग फार्मर्स है क्या करते हैं, जो लैंडलेस क्या कहते हैं क्या कहते हैं फार्मर्स है, उनको क्या कहते हैं लैंड प्रोवाइड करते हैं, और ये यहाँ पे काम करेंगे इनकी ज़मीन पर, बिग फार्मर्स के यहाँ पर, और वो उनको रोज के पैसे दे देंगे, ठीक है। ठीक है, आप समझते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन एनी फील्ड। आप किसी भी फील्ड में प्रोडक्शन करना चाहते हो तो आपको 4 चीज़ें चाहिए होती है, चाहे मैं खेती की बात करूँ, चाहे मैं कच्चे माल, चाहे मैं किसी भी चीज़ की बात कर लूँ, चप्पल जूता किसी की बात, कच्चा बनियान किसी भी चीज़ को देख लीजिए, आपको 4 चीज़ें चाहिए होती है। पहला होता है लैंड की चाहिए होती है, लेबर चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है, और ह्यूमन कैपिटल चाहिए होता है। इसको बोलते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ह्यूमन कैपिटल को दूसरा नाम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं, ठीक है। लैंड से अगर मान के चलिए किसी को आपने लैंड दिया, तो वहाँ से क्या आएगा, वेज आएगा, क्या आएगा, किराया आएगा। लेबर किसी कोई आपकी ज़मीन पे आके काम कर रहा है, ठीक है, वहाँ लैंड की जगह क्या आता है, रेंट आता है, सॉरी रेंट, किराया आता है। और लेबर की जगह क्या आता है, वेजेज आता है, मतलब कि वेतन। कैपिटल के बदले क्या आता है, आपका पैसा लगाया आपने, ठीक है। ये 2 तरीके होती है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, बताऊंगा अंतर है बहुत होता है, ठीक है, ठीक है। तो कैपिटल जो होती है क्या कहते हैं, इसके बदले क्या आता है, इंटरेस्ट आता है, पैसा लगाया आपने, आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। और ह्यूमन कैपिटल के बदले में अगर लोग उस काम को मैनेज करने के लिए कोई इंसान चाहिए, और जो प्रॉफिट होगा वो क्या रखेगा, इंसान रखेगा जो उस काम को मैनेज कर रहा है। समझ में आ गया। अब आपको मैंने एक चीज़ नहीं पढ़ाई क्या, कि जो पालमपुर गांव के लोग हैं वो क्या कहते हैं, बहुत सारी बहुविधि फसल विधि, मतलब कि बहुत सारी फसलें एक साथ उगाते हैं, ठीक है। खरीफ फसल, रबी फसल, खरीफ फसल को रबी फसल कौन थी, आगे नीचे जाकर समझाने वाले हैं। यहाँ के लोग विकसित सिंचाई का प्रयोग करते हैं। बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल एक है, वो प्रतिवर्ष 3 फसलें उगाई जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इसकी क्या कहते हैं, समझ आ गया। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब है यहाँ के लोग क्या करते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग भी करते हैं, खरीफ फसल भी उगाते हैं, रबी फसल उगाते हैं, ठीक है। वेल डेवलप्ड इरीगेशन, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था, पानी की अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पे पानी आराम से उपलब्ध है। इलेक्ट्रिक टूल्स भी है यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चले, और 3 क्रॉप्स पर ईयर, यहाँ के लोग एवरेज 3 फसलें उगाते हैं सालाना, ठीक है। सेल्स ऑफ प्रोडक्ट मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, देखो जहाँ पे जो उत्पादन होता है उसको क्या करते हैं लोग, ठीक है। सम सोल्ड रायगंज एरिया आसपास की मंडी है, क्या कहते हैं, वहाँ पे जाके बेचते हैं। सम कीप्ट, कुछ लोग जो बचता है अपने पास रख लेते हैं, और जो मनी आता है बेचने के बाद उसको क्या करते थे, फर्दर इन बिजनेस, मतलब कि एग्रीकल्चर में लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ की जो मेन एक्टिविटी क्या है, यहाँ की जो मेन एक्टिविटी वो क्या है आपकी, तो छेड़ता हूँ हमारी जीवन तभी चुप कहाँ चला गया भाई, नीचे जाओ। समझ आ गया। अब यहाँ के लोग जो होते हैं क्या कहते हैं, मॉडर्न फार्मिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन वो भी बता दे हिंदी में। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब होता है बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा चेंज, जिसने लोगों की सोशल इकोनॉमिक्स, है ना, लाइफ को पूर्ण कम्प्लीटली चेंज कर दिया हो, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब यहाँ पे खेती से, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से। 1960 के दशक के बाद हमने क्या करा, HY वीड्स का यूज़ करना शुरू कर दिया था, जो पालमपुर में भी दिखा। HY वीड्स को बोलते हैं हाई यील्डिंग वीड्स, उच्च उत्पादकता वाले वीड्स। ये जो होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड वीड्स होते हैं, सीड्स होते हैं,
सीड्स मतलब कि जिनमें क्या होता है, थोड़ा क्या कहते हैं, इनको लैब में तैयार किया जाता है, ठीक है, इनमें थोड़ा चेंजेस ला के, ठीक है। जैसे आपको IVF, इन्वर्टर फर्टिलाइज़र, इसके बहुत सारे रूप होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से HY वीड्स होती हैं, ठीक है, को लैब में तैयार किया जाता है। इनकी जैसे मान लो एक एक फसल पर 4 बाली आती है दाने की, इस पर कितनी आएगी, 8, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर इनको उगाने के लिए क्या कहते हैं, आपको हाई पेस्टिसाइड्स चाहिए, इरीगेशन फैसिलिटीज़ चाहिए, अच्छी सिंचाई सुविधा चाहिए और फर्टिलाइजर्स चाहिए। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, आपको पता ही होगा कि जो क्या कहते हैं, पालमपुर में वेल डेवलप्ड इरीगेशन टेक्नोलॉजी थी। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इरीगेशन तो आराम से हुआ, लोगों ने क्या कहते हैं साथ साथ पेस्टिसाइड्स का यूज़ करा वो फर्टिलाइजर का यूज़ करा। तो यहाँ पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो अच्छी तरीके से, इसका जो प्रभाव था अच्छा दिखा गया। कहाँ पर, आपका पालमपुर के अंदर। समझ आ गया। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, बड़े स्तर पर क्या कहते हैं, जो खेती में जो एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाए। उसमें हमने कैसे बढ़ गया, HY वीड्स का प्रयोग किया गया, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करा, इरीगेशन फैसिलिटीज का यूज़ करा और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करा, ठीक है। तो ये सारे आपके जो क्या कहते हैं, आपके जो फैक्टर थे सारे आपने पढ़ा दिए। किसके बारे में पढ़ा दिया हमने, पालमपुर के बारे में, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा तो नहीं, पूरा समझ आ गया मेरे ख्याल से तो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, ठीक। ठीक है, सामने आपको दिख रहा होगा, उत्पादन में 4 आवश्यक चीज़ें। अब आपको किसी उत्पादन करना है, चाहे आपका सब्जी का उत्पादन करना है, चाहे आपको अनाज उगाना है, चाहे आपको क्या कहते हैं चप्पल बनानी है, चाहे आपको सोने के बिस्किट बनाने हैं, कुछ भी बनाना है, तो आपको 4 चीज़ें चाहिए। पहले कीजिए, भूमि चाहिए या फिर अन्य प्राकृतिक संसाधन चाहिए, ठीक है। भूमि तो चाहिए ही चाहिए आपको, कहीं भी कोई फैक्ट्री लगा दो, जब भी आपको एक एरिया चाहिए काम करने के लिए, अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हो तो आपके लिए जल भी चाहिए होगा, मतलब जो कौन सी एक्टिविटी बोलते हैं उसको, कृषि गतिविधियाँ करते हो तो आपको जल चाहिए होगा, वन चाहिए होगा, खनिज चाहिए होंगे, ठीक है। मतलब कि आपको मान के चलिए प्राकृतिक संसाधन में चाहिए होते हैं, ठीक है। पूंजी, पूंजी मतलब कि पैसा, ठीक है। एक होती है स्थायी पूंजी और एक होता है कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी में क्या क्या आती है, औजार आती है जिन पर आपको सिर्फ एक बार ढंग से पैसा लगाना है, ठीक है, ठीक है। और कार्यशील पूंजी क्या होती है, जिसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, इस पर आपको बार बार खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपने औजार खरीद लिया, तो ऐसी बात तो नहीं है कि हर हफ्ते आप अब नया औजार ला रहे हो, उसी औजार से भी काम चल जाएगा। आपने मशीन लगाई चप्पल बनाने की, उससे क्या कहते हैं एक ही बार लगाइए, खराबी आ गई तो उसको चेंज थोड़ी ना करोगे, उसमें मरम्मत कराओगे। भवन तो ऐसा तो है नहीं हर महीने आप नया भवन का निर्माण करा रहे हो, ऐसा तो नहीं। अब कार्यशील पूंजी क्या होती है, आपको उस जगह वो पूंजी होती है जहाँ पर आपको ऐसी जगह पैसा खर्च करना पड़ता है प्रोडक्शन के लिए, जो बार बार आवश्यकता होती है प्रोडक्शन। जैसे कच्चा माल तो आपको हर बार लाना पड़ेगा। नकद पूंजी, लोगों को क्या कहते हैं उसका वेतन भी देना पड़ेगा रोज, समझ आ गया। श्रम, श्रम श्रम मतलब कि वहाँ पे काम करने वाले लोग, ठीक है। और एक होता है मानव पूंजी, जिसको बोलते हैं ज्ञान व उद्यमी भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो 4 चीज़ चाहिए, भूमि चाहिए आपको, पूंजी चाहिए, पूंजी के 2 प्रकार है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी क्या, जिस पर आपको एक बार पैसा लगाना होता है, ठीक है। और कार्यशील पूंजी मतलब उसको बार बार प्रत्येक उत्पादन के स्तर पर आपको दोबारा पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है। ज्ञान और उद्यम मतलब कि उस बिजनेस को या फिर जो भी काम कर रहे हो तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको संभालने के लिए कोई इंसान चाहिए, ठीक है। और श्रम मतलब कि यहाँ पे काम करने वाले लोग, ठीक है। भूमि समझ आ गया आपको, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, जमीन मापने की इकाई क्या होती है, एक हेक्टेयर का मतलब क्या होता है, एक हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 वर्ग मीटर, 10,000 किलोमीटर स्क्वायर, क्या बोलते हैं उसको, किलोमीटर स्क्वायर। समझ आ गया आपको। इसी तरीके से समझे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन फैक्टर और प्रोडक्शन को बोलते हैं। इफ़ यू वांट टू प्रोडक्ट अ थिंग और एवरीथिंग और सर्विस अ गुड और थिंग, यू नीड फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज लैंड, लैंड चाहिए होगा आपको, ठीक है। अगर वाटर भी चाहिए वहाँ पे आपको, फॉरेस्ट भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए,
फॉरेस्ट देखो, अगर जगह चाय उगानी है तो फॉरेस्ट पे उगेगी। पढ़ाई मिनरल्स, कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके लिए मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो आप वहाँ पे लैंड से मिनरल्स भी तो होनी चाहिए, जैसे कि आपका रेयर एलिमेंट्स होते हैं आपके। लेबर हो गया आपका लेबर मतलब कि अब काम करने वाले लोग, पीपल हु वर्क्स। कैपिटल मतलब कि पैसा। अभी दो तरीके की होती है, या तो आप पैसा फिक्स कैपिटल में लगाओ या वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में मतलब समझते हो एक बार आपने पैसा लगा दिया तो आपको दोबारा पैसा उस चीज़ में लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो ख़राब हो जाए तो उसको मरम्मत कराने के लिए यूज़ कर सकते लगाओगे, लेकिन दोबारा, लेकिन उसको नया दोबारा रोज़ बार बार आप प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे आज आपने कुछ बनाया, चप्पल बनाई, तो दूसरी दिन बनाने के लिए अलग मशीन लाओगे तो उसी मशीन से बनाओगे ना। तो वर्किंग कैपिटल क्या है? रॉ कैपिटल हो गया, मटेरियल हो गया, कच्चा माल हो गया, कैश इन हैंड्स मतलब कि लोगों को देने वाला पैसा। रोज़ आएंगे लोग काम करने, उसको दिहाड़ी दोगे। ठीक है। ह्यूमन कैपिटल, नॉलेज ऑफ एंटरप्राइजेस, मतलब इसको एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं, जो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रन करता है या चलाता है। ठीक है। इसके पास क्या होती है? स्किल होती है और एजुकेशन होता है, उसके पास पता होता है कैसे चलाना और ज्ञान होता है। और ठीक है, लैंड के बदले हम क्या देते हैं? किराया, रेंट बोलते हैं इसको, जहाँ जिससे हमने लिए। लेबर को क्या देते हैं? वेज बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या? वेतन बोलते हैं। कैपिटल के बदले क्या बोलता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है, आई फॉर इंटरेस्ट। सही दिख रहा है? देख लेता हूँ, हाँ ठीक है। आई फॉर इंटरेस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है। और एंटरप्रेन्योर को या फिर ह्यूमन कैपिटल को, जो वहाँ पे लोग उसको मैनेज कर रहा है, उसको क्या देना पड़ता है? उसको क्या मिलता है फिर एंड सब कुछ देने के बाद? बढ़ता है प्रॉफिट। P4 क्या होता है? प्रॉफिट। समझ आ गया आपको? समझ आ गया? अच्छी तरीके से समझ आ गया बच्चा? तो ठीक है बच्चा, लाइक कर दो, सब्सक्राइब। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ठीक है। तो शेयर जरूर करना, मुझे इतना पता है कि वीडियो अच्छी बनाने लग गया हूँ मैं आजकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, पालमपुर में कृषि, पालमपुर गांव की बात होती है, पालमपुर के बारे में जानेंगे। और क्या है पालमपुर में? कृषि ऋतु को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। अब कहीं भी जो क्या कहते हैं जो कृषि, मतलब यहाँ पे 3 तरह की कृषि होती है। आप 3 तरह की मौसमी फसल उगाते हो किसी भी एरिया में। ठीक है। वर्षा, अगर मान के चलो खरीफ, रबी और जावेद। ठीक है। तो खरीफ फसल इसको बोलते हैं, खरीफ फसल होती है जो जुलाई से अक्टूबर के बीच में उगाई जाती है, जिसमें आपके ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, चावल, कपास, गन्ना, तंबाकू। समझ आ गया? इसको हम वर्षा ऋतु की फसल भी बोलते हैं, जुलाई से अक्टूबर के बीच में। अब आती है आपकी शरद ऋतु वाली फसल, इसको बोलते हैं हम रबी फसलें। ठीक है, जो अक्टूबर से मार्च के बीच में आती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? गेहूँ, सरसों, दालें, आलू। समझ आ गया? तीसरा हो गया ग्रीष्म ऋतु की फसलें, जिसको बोलते हैं हम क्या? जायद। क्या बोलते हैं हम? जायद, जो मार्च से जून के बीच में उगाई जाती है। तरबूज, खीरा, फलियाँ, सब्जियाँ, फूल इत्यादि। समझ आ गया आपको? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से विथ माय व्यूज एंड। ठीक है, ठीक है। The agricultural crop year in India from July to June. Agricultural season from classified into many 3 cropping season. ठीक है। सीजन्स जो होते हैं जिसमें क्रॉपिंग करते हैं, इंडिया के अंदर 3 पार्टों में बांट सकते हैं। पहला होता है रेनी सीजन, को खरीफ बोलते हैं। विंटर सीजन को रबी बोलते हैं। समर सीजन को बोलते हैं जायद बोलते हैं। ठीक है। रेनी सीजन जिसको खरीफ बोलते हैं वो जुलाई से अक्टूबर तक चलता है। इसमें उगाई जानी फसलें कौन कौन सी, क्रॉप्स कौन सी है? ज्वार, बाजरा, राइस, मेज, कॉटन, तंबाकू और कॉटेज। कॉफन मतलब वो कफन होता है, वो कॉटन बोल रहा है, सॉरी। विंटर में फसल को रबी बोलते हैं, अक्टूबर से मार्च के बीच में। ठीक है। वीट हो गया, बेरली हो गई, ग्राम हो गया आपका, मस्टर्ड हो गया आपका, पल्सेस हो गया, पोटैटोज हो गई। ग्राम क्या होता है मुझे पता नहीं है, पता नहीं, दिमाग से तो रहेगी, चलो कोई बात नहीं, होता है, हम भी इंसान है। समर सीजन में इसको बोलते हैं जो फसलें उगाती हैं उनको जायद बोलते हैं। मार्च से जून के बीच में उगाई जाती है, गर्मी वाली। वाटरमेलन्स हो गया, टॉरीज हो गया, कुकुम्बर हो गया आपका, लीफी हो गया, अदर वेजिटेबल्स हो गया, एंड फ्लावरिंग हो गया। समझ आ गया आपको? सामने दिख रहा होगा आपको। ठीक है। अगर नहीं आया, कैसे नहीं आएगा? 3 तरह की फसलें उगाई जाती है भारत के अंदर, जो गर्मी सर्दी हो गया, वर्षा में उगाई जाती है। खरीफ कब? जुलाई से अक्टूबर। कौन कौन सी? ज्वार, बाजरा, राइस, मेज, कॉटन, तंबाकू। सर्दियों में उगाई जाती है, रबी बोलता है। कब उगाई जाती है? अक्टूबर से मार्च के बीच में। वीटी, वेरली, ग्राम, मस्टर्ड, पल्सेस, पोटैटोज।
समर में या गर्मी में जो उगाई जाती है जायद बोलते हैं मार्च से जून के बीच में। वाटरमेलन, टॉरेस, ककुम्बर, लीफी एंड अदर वेजिटेबल इन फ्लावरिंग। ठीक है, ठीक है भैया, आगे स्टार्ट करते हैं। बिजली के विस्तार से सिंचाई व्यवस्था में सुधार हुआ है। परिणाम स्वरूप किसान खरीफ रबी दोनों ऋतुओं की फसल उगाने में सफल हो चुके हैं। देखो, जो पहले जो कृषि हुआ करती थी ना, वो क्या कहता है, मौसम के अनुसार हुआ करती थी। ठीक है, ठीक है, ये जो ऐसी बात नहीं है ज्वार को आपकी वर्षा ऋतु में उगाते हो, गर्मी में उगा सकते हो। ऐसी बाजरा को भी देखा गया गर्मी और सर्दी में उगाते हैं दोनों तरफ। तंबाकू को, चावल को देख लीजिए आप, तो हर साल ही होता है, पूरे साल होता रहता है चावल। ठीक है, किसी एरिया में। तो जब पहले बिजली नहीं थी, हैंडपम्प नहीं थे इलेक्ट्रिसिटी चलने वाले, तो वहाँ पे वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता था। तो आपको ध्यान रखना पड़ता था कि वर्षा सर्दियों में कौन सी करनी है, गर्मी में कौन सी करनी है, और वर्षा की ऋतु में कौन सी करनी है। लेकिन जैसे जैसे सिंचाई व्यवस्था में सुधार हुआ, इलेक्ट्रिसिटी आई, हैंडपम्प का निर्माण हुआ, ट्यूबवेल का विकास हुआ, तो खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं की फसल उगाने में सफल हो सके। ठीक है, मतलब कि किसान क्या कहते हैं, खरीफ और रबी दोनों फसलों को ऋतुओं में दोनों ऋतुओं की फसल उगाने में सफल हो सके। मतलब कि नोटिस करा होगा, बहुत सारी फसलें आपका कहते हैं एक दो ऊपर नीचे दाएं बाएं हो जाती है। ठीक है, बहुविध फसल प्रणाली, मल्टीपल क्रॉप सिस्टम जिसको बोलते हैं। एक ही भूमि के टुकड़े पर उत्पादन बढ़ाने का तरीका, एक साल में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करना। पालमपुर के किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें उगाते थे, तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा करते थे। ठीक है, मतलब कि एक साल में एक ही भूमि के टुकड़े पर क्या कहते हैं, एक साल में क्या कहते हैं, एक से अधिक फसल उगाना ही क्या कहलाता है, आपका बहुविध फसल प्रणाली, जो पालमपुर के लोग करा करते थे फॉलो। पालमपुर के लोग तो मिनिमम क्या करते हैं, 2 फसलें उगाया करते थे, मुख्य फसलें जो मेन क्रॉप होती थी, जो मुख्य आर्थिक क्रिया होती थी। और एंड में वो तीसरी फल कौन सी उगाया करते थे, सबसे एंड में आलू की फसल। समझ आ गया भैया? आलू हर जगह फिट हो जाता है। समझ आ गया? मल्टीपल क्रॉपिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन सेम पीसेज ऑफ लैंड ड्यूरिंग वन ईयर। एक साल के अंदर एक ही जगह, एक ही लैंड पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाना ये मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम पैटर्न कहलाता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैरिड आउट इन इंडिया फ्रॉम एंशिएंट पीरियड। ट्रेडिशनल फार्मिंग अडहेयर्स टू द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर फार्मिंग है भारत के अंदर क्या कहते हैं, एंशिएंट प्राचीन काल से, बहुत पुराने समय से की जा रही है। और उस टाइम जो खेती की जाती थी उनके तो तरीके क्या थे, पुराने थे। ऑन अदर हैंड मॉडर्न फार्मिंग एक्सपेरिमेंट्स विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। उसकी अलग दिशा में उसका दूसरे पहलू के रूप में आप देखा जाए तो वर्तमान में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ फार्मिंग है, जो आज वर्तमान में जो खेती की जाती है, उसमें नई टेक्नोलॉजी का, जैसे कि ट्यूबवेल, नई नई बीजों का यूज़ करना, हैंड पंप से पानी निकाल के करना, स्प्रिंकल टेक्निक, बहुत सी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, है ना। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग आर एज नोन एज। ठीक है, नीचे देखा है उसको देख लेते हैं कौन कौन से भाई। ये देखा भैया, 2 सेकंड भैया। ठीक है, बेसिस ऑफ डिफरेंसेस। अब जो ट्रेडिशनल फार्मिंग थी, जो एंशिएंट टाइम में हुआ करती थी, मॉडर्न फार्मिंग जो आज होती है, उसमें अंतर क्या है। ठीक है, लेबर, सेल्फ एंड फैमिली। जो पुराने जो लोग थे तो क्या करते हैं, अपने घर के लोग हुआ करते थे। अब क्या है, हायर्ड करते हैं लोगों को अपनी भूमि पर काम करने के लिए, पट्टे पर भी दे देते हैं ना। सीड्स, ट्रेडिशनल सीड्स मतलब कि जो पुराने बीज होते थे, जिस खेती हुई उसमें से कुछ बीज बचे उसी को यूज़ करा करते। लेकिन अब जो क्या किस तरह की बीड्स आ रहे हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी, हाई यील्डिंग वैराइटीज ऑफ सीड्स, जो क्या होते हैं, जो बहुत ही उन्नत होते हैं, जो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा देते हैं। समझ में आ गया आपको? फर्टिलाइजर, काउ डंग्स एंड अदर नेचुरल मैन्योर्स। मतलब कि पहले जो खेती हुआ करती थी वो क्या थी, खाद गोबर, इनसे हुआ करते, लेकिन अब केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इनका यूज़ किया जाता है।
प्लगिंग एंड हार्वेस्टिंग, ठीक है। एनिमल्स एंड बुलॉक्स, मतलब कि जानवरों का यूज़ करा करते थे जुताई के लिए, ठीक है, और बैलों का यूज़ करा करते थे। लेकिन अब मशीनरी, ट्रैक्टर्स एंड थ्रेसर्स आ गए, ठीक है। बड़े बड़े फील्ड्स के लिए थ्रेसर्स यूज़ करते हैं हम, ठीक है। सोर्स ऑफ इरिगेशन, पहले पर्शियन व्हील्स वर यूज बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स, कैनाल एंड रेनफॉल। देखो मान के चलिए, ये देखा होगा पर्शियन में इस तरीके की पहिया होता है, ठीक है। इस तरीके का पहिया होता है जो क्या कहते हैं उसके पास रखा होता है, क्या कहते हैं उसको, कुएँ के पास। वो चलेगा, इस तरीके चलेगा, उसमें कुछ किसी तरीके की वो होती है, चलेगा तो कि इसके उसमें पानी निकालेगा और क्या कहते हैं आसपास के खेत में पानी दे देगा। और इसको चलाने, पहिए को चलाने के लिए एक क्या कहते हैं एक लंबी सी रॉड दे रखी होती है, उसको बैल खींचते हैं घुमा घुमा के, इस तरीके से पहिया घूमता है। ये घूमेगा तो पहिए पानी बाहर आएगा, समझ आया क्या? ठीक है। अब आज क्या यूज़ हो रहा है, ट्यूबवेल्स यूज़ हो रहे हैं, पंप्स यूज़ हो रहे हैं, सेट्स हो गए, कैनाल्स होगी, नदियों से निकाल के क्या कहते हैं थोड़े थोड़े कैनाल्स बनाए, डैम्स यूज़ हो रहे हैं, टैंक्स यूज़, तालाब यूज़ होते हैं, समझ आ गया? कैपिटल, लेस कैपिटल नीडेड, पहले जो खेती थी उसमें कम कैपिटल होती यूज़ होती थी, पैसा कम लगता था, लेकिन अब ज़्यादा यूज़ हो रही है क्योंकि HY वीड्स खरीदने हैं आपको, केमिकल यूज़ करने, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, मशीनरी यूज़ कर रहे हो, तो प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो रहा है, पैसा तो आ रहा है, लेकिन साथ साथ उस पर पैसा लग भी रहा है, समझ आ गया? तो आगे बढ़ते हैं, चलो चल बे झापड़ी गए, अनिल कपूर ऐसे ही बोलता है ना, चल बे झापड़ी गए। I'm just kidding, बुरा मत मानिएगा। पुराने टाइम से ही जो ये पूरा भारत में खेती कब से हो रही, पुराने टाइम से, चाहे वो एंशिएंट टाइम प्राचीन काल से हो रही है और अब वर्तमान में आधुनिक कृषि होती है। दोनों में अंतर क्या देख लिया, श्रम स्वयं में परिवार के सदस्य द्वारा, पारंपरिक कृषि में क्या होती है परिवार के लोग काम करते हैं, आधुनिक खेती में खेती और मजदूरों द्वारा, मतलब कि जो पे काम करने वाले लोगों को हायर किया जाता है पैसे देकर। बीज, पारंपरिक बीज, जो पहले खेती हुई थी उसमें से जो बीज बचे थे उसी को निकाल लिया, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, HYV यूज होते थे, HYV अति उत्पादक वाले या प्रजाति वाले बीज। एक फसल पे अगर मान के चलो जो पारंपरिक बीज है उस पर 4 दाने आते हैं एक बाली पर, इस पर कितने आएंगे 8, कंपैरेटिवली तुलना में ज़्यादा ही आएंगे। मतलब उर्वरक, गाय का गोबर, अन्य प्राकृतिक उत्पाद पारंपरिक कृषि में प्रयोग होते हैं, लेकिन आधुनिक कृषि में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों ज़्यादा प्रयोग होता है क्योंकि इन HYV वीड्स जो होते हैं, बीज होते हैं, इनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए ये चीज़ें चाहिए होती है क्योंकि ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। आम भाषा में बोला जाए तो जुताई, पारंपरिक हल और बैलों का प्रयोग होता था। पारंपरिक पहले गांव में देखा होगा, आज भी बहुत सारे गांव में देखा होगा, लेकिन आज बहुत सारे खेतों में ट्रैक्टर, थ्रेसर का यूज़ होता है। सिंचाई के स्रोत कुएँ, रहट, तालाब, नदियाँ, वर्षा का पानी, पारंपरिक, लेकिन अब यहाँ पे बिजली चालित नलकूप, हैंडपम्प्स या डीजल से चलने वाले यंत्र, समझ आ गया? मेरे गाँव में तो बतेरे, मेरे ननिहाल में बहुत है। पूंजी, कम पैसे की आवश्यकता होती थी क्योंकि इसमें आपको ना तो बीज खरीदना, बीज भी यहीं घर से मिल जाता, गाय गोबर भी मिल जाता था, और कुछ लोग क्या करते थे भाई गांव में संडास करिया देते तो वहाँ से भी खाद मिल जाया करती थी, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। आई होप आपको समझने आ रहा होगा चैप्टर आराम से। तो इतना काफ़ी कर देंगे आज के लिए, आप थोड़ा पक ना जाओ, मेरे ख्याल से पक कर देना चाहिए, वरना आप क्या बोलोगे, ग्रीन रेवोल्यूशन कल पढ़ाएं क्या, इतना ही रह गया क्या? देखो भाई थोड़ा लास्ट कंसेप्ट रह गया, उसको समझा देते हैं, चैप्टर खत्म है, उसके बाद कल सीधा क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखो हरित क्रांति क्या आती है, इसको समझते हैं, बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन, लोगों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पूरे जीवन को बदल दिया, उसको बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। 1960 के दशक में अंत में भारतीय किसानों को आधुनिक कृषि के तरीके जैसे कि गेहूं और फसल की खेती की सिखाई, ठीक है, जैसे कि उसी बोलते हैं हरित क्रांति। इसने क्या कर दिया, बड़े स्तर पर क्या कहते हैं खेतों में की उत्पादकता बढ़ा दी। 1960 के दशक में क्या होता है आपको पता होगा, नॉर्मन बोरलॉग, उन्होंने क्या कहते हैं आनुवांशिक रूप से क्या कहते हैं परिवर्तित बीजों का प्रयोग किया। इन बीजों की खासियत क्या थी, क्या कहते हैं ये जो क्या कहते हैं जो बीज थे इनकी उत्पादकता ज़्यादा थी। अगर मान के चले 1 बीघा खेत में अगर नॉर्मल बीज को लगाया जाए, वहाँ पे 1 टन चावल हो रहे हैं, तो इन बीजों को लगाने से कितना होगा, 10 टन या 5 टन, ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो इन्हीं बीजों को यूज़ करते हुए हरित क्रांति आई भारत में थे आपके MS स्वामीनाथन, हाँ MS स्वामीनाथन बोलते हैं हरित क्रांति के प्रणेता भारत के अंदर। वो गए विदेश, वहाँ से इन बीजों को लेके आए, कुछ टाइम तक इनकी टेस्टिंग करी, टेस्टिंग सफल हुई,
तो क्या हुआ, फिर इनको जो बड़े-बड़े किसान थे उनको पकड़ा दिया, और 1960 के दशक में आते-आते क्या हुआ, भारत में जो कृषि उत्पादन था वो बढ़ा। कृषि उत्पादन बढ़ा, कहने का मतलब ये है कि जो पहले भारत को आने वाले 1980 तक क्या हुआ, जो पहले भारत और देशों से खाद का आयात करा करता था, जो क्या कहते हैं खाना मंगवाया करता था, गेहूँ मंगवाया करता था अमेरिका से सड़े गले हुए, अब उनको निर्यात भी करने लग गया। तो ये क्रांति समझ पा रहे हो, पूरे देश में क्या कहते हैं हरित मतलब कि जो फसल की पैदावार थी पूरी की पूरी बदल दी, बढ़ा दी, उसको बोलते हैं हरित क्रांति। कब शुरू हुई थी? 1960 के दशक में। प्रणेता कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। एक नाम होता है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। अब हरित क्रांति इसको बोलते हैं, दूसरा नाम इसका ये और आधुनिक कृषि भी है, ठीक है। जो परंपरागत तकनीक थी इसको छोड़ के नई तकनीक का यूज़ किया गया। इसमें क्या किया गया था, आपका अधिक उपज वाले बीज का यूज़ किया गया, जिसको बोलते हैं हाई यील्डिंग बीज। एम.एस. स्वामीनाथन इसके प्रणेता थे, वो लेके आए विदेश से, उसकी टेस्टिंग करी, फिर क्या कहते हैं जो बड़े-बड़े किसान थे उनको दे दिया। उर्वरक का प्रयोग ज़्यादा होता है इसके अंदर, कीटनाशकों का ज़्यादा प्रयोग होता है, आधुनिक सिंचाई होती है, ठीक है, ट्रैक्टर और मशीनें, ठीक है। अब बड़े स्तर पर क्या करते हैं, हरित क्रांति में क्या हुआ, लोगों ने इन चीज़ों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, लोगों का आर्थिक जीवन भी बदला, सामाजिक जीवन भी। लोगों की जो रेपुटेशन थी, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहाँ के लोग बहुत अमीर थे, तो उन्होंने इन बीजों को खरीदा, उर्वरक को खरीदा और उन्होंने उत्पादन करा, उनको उत्पादन ज़्यादा हुआ तो उन्होंने वो अमीर होते गए। अब इसके लाभ भी थे कुछ, हानियाँ भी थी, दो भी समझ लेते हैं। अधिक मात्रा में अनाज का उत्पादन हुआ, ठीक है। कृषि और उद्योग को सुदृढ़ प्रबंधन मिला, ठीक है। जैसे मान के चलो, अगर मान के चलो किसी देश में अन्य उद्योग करने, जैसे कि मान के लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, या मान के चलिए अगर आपको मोमोज बनाना है तो मोमोज बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, मैदा चाहिए। मैदा कहाँ से आता है? गेहूँ से आता है। तो गेहूँ ढंग से होगा तभी तो आगे जाके आप मैदा बना पाओगे, मोमोज बना पाओगे। उसको भी सुदृढ़ संबंध है, मतलब समझ कर उसको भी विकास हो। जो कृषि से जुड़े अन्य उद्योग थे उनको भी बढ़ावा मिला, संबंधित थे। रोजगार में वृद्धि हुई भाई, इन चीज़ को करने के लिए, मशीनों को चलाने के लिए, या फिर बीज लगाने के लिए, फसल काटने के लिए, उनको ले जाने के लिए लोग चाहिए, तो लोगों को पैसा मिला, किसानों की स्थिति में सुधार आया। अब इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी थे, हर चीज़ के कुछ लाभ और हानि। मिट्टी की उर्वरता कम हुई, निम्न भूजल स्तर हुआ। देखो मान के चलो, यह मान के पानी, जमीन के नीचे से पानी जा रहा है, ये पहली लेयर होगी, दूसरी लेयर होगी और तीसरी लेयर होगी, ठीक है। मान के लिए आपको इन बीजों के लिए क्या चाहिए होती है, ज़्यादा पानी चाहिए होता है, उर्वरता क्या कहते हैं नाशकों को ज़्यादा प्रयोग चाहिए होता है। तो क्या कहते हैं इन बीजों को जैसे क्या कहते हैं पानी, हैंडपम्प से पानी निकालोगे तो ये पहला लेयर जाएगा, तो इनसे क्या होगा, धीरे धीरे जो लेयर तक खत्म हो जाएगी, फिर नीचे जाएगा, वो फिर नीचे चला जाएगा। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो जो मैं बात कहना चाहता हूँ? पहले आपने इसको यूज़ कर लिया पानी का, फिर इसको यूज़ कर लिया, धीरे धीरे पानी यहाँ चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि पानी का बहुत तेज़ी से यूज़ हो रहा है, इसको भरपाई नहीं हो पा रही तेज़ी से, तो क्या जो भूम जल था वो नीचे चला गया। मिट्टी की उर्वरता कम हुई, जब इन बीजों को लगाते हो तो क्या कहते हैं आप कीटनाशक खाद का यूज़ करते हो, है ना, उनकी उर्वरता बढ़ाने के लिए। अब ये जैसे यूज़ करते हो तो जितने भी मिट्टी के पोषक तत्व होते हैं वो भी सारे के सारे क्या कहते हैं ये बीज अपने आप में ऑब्जर्व कर लेते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। बढ़ता प्रदूषण, कीटनाशक खाद इनका प्रयोग ज़्यादा हो रहा था ज़मीन पर, तो क्या होता, ये क्या कहते हैं रिस्क वर्षा पानी जब सिंचाई करते हैं तो ये जो कीटनाशक होते हैं ये क्या कहते हैं नीचे पानी में, जो पानी के स्रोत जा रहे हैं इसमें मिल जाते हैं कीटनाशक, और जब हम पानी निकालते हैं यहाँ से, कोई इंसान हैंडपम्प लगा रखा होगा यहाँ पे बाहर कहीं, पानी निकालेगा पिएगा तो क्या होगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा, अंधापन, जल्दी चश्मा चढ़ जाना, हाइट छोटी रह जाना, इसी कारण हो रहा है। क्षेत्रीय असमानता का बढ़ना, क्षेत्रीय जो असमानता है वो भी बढ़ रही है, किसके कारण, आपके देखो क्षेत्रीय असमानता मतलब समझ पा रहे हो, ये आपका भारत आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो जो क्या कहते हैं हरित क्रांति का प्रभाव था वो कहाँ पड़ा, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश,
क्योंकि बीजों को खरीदना, कीटनाशकों को खरीदना ये बहुत महंगा था। कि वही लोग किसान करा कर सकते थे जो पैसों में अमीर थे। तो उन्होंने इन बीजों को खरीदा और उनसे उत्पादन करो, अमीर बन गए। मतलब कि अमीरों को, गरीबों को कुछ प्रभाव ही नहीं मिला इसका। दक्षिण भारत तो लगभग इससे अछूता ही रहा, क्या, हरित क्रांति से। उत्तर भारत में बहुत बड़े स्तर पर क्या कहते हैं, हरित क्रांति का प्रभाव देखा गया। समझ आ गया आपका? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थोड़ा और इंग्लिश में देख लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, द ग्रेट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस इन इंडिया इन 1960 इज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। मतलब कि 1960 के दशक में बड़े स्तर पर गेहूं का और चावल का उत्पादन होने लगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन को बोलते हैं। रेवोल्यूशन मतलब कि ह्यूज चेंज विच रिजल्टेड द ह्यूज चेंज आल्सो इन द person's economic and social life. It could happen owing to the introduction of modern farming methods of India. ये क्यों हो पाया? क्योंकि भारत ने मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को अपनाया, इसी कारण क्या कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। अब कौन कौन सी चीज़ें यूज़ अपनाई भारत ने? HYV सीड्स का यूज़ किया गया, ठीक है भैया। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर किया गया, ठीक है भैया। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स यूज़ करे, ठीक है। मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक, हैंड पंप्स हो गया आपका, इन सब का यूज़ किया गया। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले, डीजल से चलने वाले मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी, मशीनरी का यूज़ किया गया। थ्रेसर, ट्रैक्टर्स, इनका यूज़ किया जाने लगा। इसके कारण क्या, प्रोडक्शन बढ़ गया। देखो, मशीन से करोगे तो हाथ से करोगे में बहुत में अंतर आ जाता है ना। अब देख, इसके कुछ लाभ भी थे और कुछ हानियां भी थी, वो भी समझ लेते हैं। there were few profit and losses. Now we can extract it. Increase in agricultural production, increase in employment opportunities, strengthening in linkage between the agriculture and industries, ठीक है। ट्रांसफॉर्म एंड फार्मर्स एज मार्केट ओरिएंटेड, ठीक है, ये होगी। अब इसके लॉस क्या थे? लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी घटा दी। डिप्लीमेशन ऑफ वाटर एंड टेबल्स, जो वाटर लेवल था घटा दिया। इंक्रीज ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी, जो असमानता थी उसको बढ़ाया। इंटरपर्सनल इक्वालिटी, लोगों के अंदर भी क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं अमीर गरीब था, एक ही परिवार में या एक ही गांव के अंदर बहुत सारे, कुछ लोग अमीर हो गए, कुछ लोग गरीब हो गए, ठीक है। जिनके पास पैसा था, जो यूज़ कर सकते, पैसा यूज़ करके ग्रीन रेवोल्यूशन का लाभ उठाया जिन्होंने, वो आगे बढ़ गए, नहीं जिन्हें बढ़ पाए वो पीछे रह गए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलेंगे आप अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, दोस्तनियों के साथ, पुरुष मित्रों के साथ, महिला मित्रों के साथ। आपकी मर्जी है, फिर करो, नहीं करो तो कोई बात नहीं। जय हिंद, जय भारत।